गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। दो तरह की थ्योरीज दी गई हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए, प्योर थ्योरीज और दूसरी हैं जनरल थ्योरीज। जनरल थ्योरीज को हम पॉजिटिव थ्योरीज भी कहते हैं। प्योर थ्योरीज जो हैं वो थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन देती हैं फॉर द जस्टिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो और लेकिन जो जनरल थ्योरीज हैं, इट अटेम्प्ट्स टू फाइंड अ प्रिडिक्टेबल लॉन्ग रन फंक्शनल रिलेशनशिप between the certain casual variables of public sector growth। ये थ्योरेटिक जो है किसी ना किसी एविडेंस पर बेस्ड है। जनरल थ्योरीज में कोई ना कोई एविडेंसेस दिए गए हैं जस्टिफिकेशन के लिए। ये जो आधारित हैं ऐतिहासिक तत्वों पर, सरकार के कार्यकलापों में वृद्धि के कारणों की गहनता से स्टडी की गई है और फिर उसका निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है। आज जो हम पहली थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं वो जनरल थ्योरी में से है, वेगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये थ्योरी, आप इसे अच्छे से ध्यान से समझें। The famous German economist Adolf Wegener stated he was the person who made the theoretical efforts to understand the phenomena of increasing state activity. He argued that a functional cause and effect relationship exists between the growth of an industrializing economy and the relative growth of its public sector। ये एक जर्मन अर्थशास्त्री थे एडोल्फ वैगनर, और इन्होंने 1883 में राज्य की वर्धमान क्रियाओं का नियम प्रतिपादित किया था। उनका कहना था कि ये वृद्धि विस्तृत तथा गहन दोनों होती है। केंद्रीय एवं स्थानीय सरकारें निरंतर कार्य करती हैं और वो पुराने एवं नए कार्यों को अधिक कुशलता और पूर्णता से करने की कोशिश करती हैं। जैसे एक अर्थव्यवस्था की वृद्धि के साथ साथ उसका सार्वजनिक क्षेत्र का भी प्रसार होता जाता है और देश की कुल आर्थिक क्रियाओं के अनुपात में सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक वृद्धि होती है, जिसकी वजह से ही सार्वजनिक व्यय बढ़ता जाता है। एज पर capita income and output increases in industrializing nations, public sector also grows। तो उन्होंने अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारी स्टडीज़ की। he set out to test his hypothesis in Great Britain, USA, फ्रांस, जर्मनी एंड जापान। जो उन्होंने स्टडी की इन देशों में, उसके बेसिस पे उन्होंने ये नियम प्रतिपादित किया जिसे हम वेगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़ के नाम से जानते हैं। ये एक फलनक संबंध स्थापित करता है और उसके उन्होंने बहुत सारे रीजंस भी दिए कि ऐसा क्यों होता है। Now this law is a universal truth. He observed that there was a persistent tendency towards an extensive and intensive functions of the state। एक्सटेंसिव फंक्शंस कौन से होते हैं? जो रिलेट टू कवरेज ऑफ न्यू वेलफेयर फंक्शंस, जिन्हें हम कल्याणकारी प्रोग्राम्स कहते हैं। और इंटेंसिव फंक्शंस तो वही हैं, रिलेट टू द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ द स्टेट ऑन अ लार्ज स्केल, जो कि एक गवर्नमेंट के ट्रेडिशनल फंक्शंस चले आ रहे हैं वो इंटेंसिव फंक्शंस में आते हैं, और जो नए हैं वो सब एक्सटेंसिव फंक्शंस में आते हैं। उन्होंने बहुत ही डिटेल में कॉजेज़ बताए, कॉजेज़ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ। 3 फंडामेंटल फंक्शंस बताए उन्होंने स्टेट के। सबसे पहले वही ट्रेडिशनल फंक्शन यानी कि डिफेंस, सुरक्षा,
दूसरा उन्होंने बताया इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन और तीसरा जस्टिस। तो सबसे पहला फंक्शन जो उन्होंने बताया डिफेंस, जैसा कि जनरली हम पढ़ भी चुके हैं इस बारे में। द कवरेज एंड वेराइटी ऑफ सच फंक्शंस हैव ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। Defense outlays on men, materials and maintenance have been on rising trend in modern times. इसलिए भी डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ता जाता है। दूसरा, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरनल प्रोटेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन विद एक्सपर्टाइज हैव बीन बिकम मोर एक्सपेंसिव। गवर्नमेंट को बहुत सारी पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं, उसके लिए उन्हें बहुत सारे एक्सपर्टाइज की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता जाता है। सेकंड, उन्होंने बताया कवरेज ऑफ न्यू फंक्शंस। अब जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत अवेयर होती जा रही हैं विद द ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द सोसाइटी। The government started expanding its activities in the field of various welfare measures to enrich the cultural life of the society. अब वो सांस्कृतिक और कल्याणकारी प्रोग्राम्स चलाती है जिससे कि लोगों के रहन सहन के स्तर में भी अंतर पड़ता है। न्यू वेलफेयर प्रोग्राम वर डिजाइन टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू द पीपल। सोशल सिक्योरिटी मेजर्स जितने भी हैं वो सब सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं और दिस रिक्वायर्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, लो कॉस्ट हाउसिंग, सब्सिडाइज प्रोविजंस ऑफ फूड्स, एग्रीकल्चर इनपुट्स, ओल्ड एज पेंशन, सिकनेस बेनिफिट्स एंड सो ऑन। आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा कि सोशल सिक्योरिटी मेजर्स एक बहुत बड़ा इशू है आजकल मॉडर्न गवर्नमेंट्स के सामने। हाउ टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़। नेक्स्ट जो था वो उन्होंने कॉजेज़ में एक्सपेंडिंग स्फीयर ऑफ पब्लिक गुड्स। क्या है ये कि द नीड एंड नेसेसिटी टू प्रोवाइड सोशल एंड मैरिड गुड्स थ्रू बजटरी एलोकेशन was increasingly recognized by the modern states. State activities are now extended to areas like irrigation, flood control, project construction and maintenance of public paths, education, healthcare and on overhead capital. कुछ सामाजिक वस्तुओं के अभाव में समाज तथा अर्थव्यवस्था दोनों दुर्बलता का शिकार हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि विकास के साथ साथ कुछ वस्तुओं की सार्वजनिक वस्तुओं की संख्या एवं महत्व में वृद्धि होती जाती है। इसके अभाव के निवारण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी बनती है? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की। सोशल और मैरिड गुड्स हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ती है इन चीज़ों को पर भी उनका खर्चा बढ़ता चला जाता है। सो दिस वे ही हैज़ गिवन द कॉजेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ। फिर उन्होंने कुछ फैक्टर्स अलग से भी बताए दैट अफेक्ट द डिमांड साइड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्टिविटीज़। कि डिमांड साइड को जो अफेक्ट करते हैं वो रीज़न क्या है? अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन पहला रीज़न दिया उन्होंने। हम इसे भी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, प्रति व्यक्ति की आय बढ़ती है तो सुविधाओं की मांग भी बढ़ती जाती है। पलायन होता है गांव से शहरों की ओर, तो प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ती ही है विकास से, लेकिन सुविधाओं की डिमांड भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन विच डिटरमाइन द डिमांड फॉर एजुकेशनल फैसिलिटीज़। ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज होम्स, ये सब भी पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसी है,
स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन से मतलब है कि किसी देश की पॉपुलेशन में यंग पीपल कितने हैं और ओल्ड पीपल कितने हैं, इस बात पर डिपेंड करेगा। फिर नेक्स्ट रीज़न इज स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक एक्टिविटीज़ की लेबर कितनी स्पेशलाइज्ड है और एडमिनिस्ट्रेशन कितना स्किल्ड है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज होता है। थैंक यू सो मच। कल हम इसे फिर से कंटिन्यू करेंगे।